My dear friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA सेकंड सेमेस्टर इंग्लिश पोइट्री के लिए। मित्रों, मैं इंग्लिश पोइट्री का जो कि सेकंड सेमेस्टर यानी कि BA फर्स्ट ईयर और सेकंड सेमेस्टर में जिसको कि हम पढ़ रहे हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट बना हुआ है पोइट्री हमको पढ़ना है। तो इसके लिए न्यू मॉडल क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं मित्रों, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। 2023 के लिए यह वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चंस को मैं बहुत ही इधर तलाश करके, बहुत ही इम्पोर्टेंट समझ करके तो आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें मित्रों, जिससे कि हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे। तो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ओर बढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस BA सेकंड सेमेस्टर के लिए जो आपको दिया जा रहा है, आप देखते चलेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इटालियन वर्ड्स सोनेटा यानी कि इटालियन वर्ड्स जो दिया जा रहा है, सानेट को सोनेटा कहा गया है इटालियन वर्ड्स के रूप में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको आपको बता देना है मित्रों। पूरी तरह से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा, व्हाट इज़ एन एलिजी। एलिजी क्या होती है? एलिजी को आप समझते चलें कि एलिजी इज द सॉन्ग ऑफ ग्रीफ यानी फुल ऑफ सैडनेस, जो कि दुख से भरे हुए गीत को हम एलिजी कहते हैं। तो एलिजी के बारे में आपको लिखना है इसमें मित्रों। पूरी तरह से आप इसको पढ़ करके जाएंगे। इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई स्पेंसरियन स्टेंजा, यानी स्पेंसरियन स्टेंजा के विषय में आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको बताना होगा। ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के रूप में होगा मित्रों। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, व्हाट इज़ ए सिलेबल, यानी सिलेबल्स क्या कहते हैं, सिलेबल्स क्या तात्पर्य होता है, इसके विषय में आपको। तो हम इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। सिलेबल्स की मतलब, ए सिलेबल इज़ यूनिट ऑफ साउंड, ये एक यूनिट ऑफ साउंड के रूप में जाना जाता है। एक ध्वनि, ऐसा ध्वनि जो कई लोगों की ध्वनि एक साथ में मिलकर की जाती है, दैट क्रिएट्स मीनिंग इन लैंग्वेज, जिसको एक भाषा के रूप में हम करते हैं मित्रों। कॉन्सोनेंट ज्वाइन वाबल टू क्रिएट सिलेबल, जिसमें कि कॉन्सोनेंट ज्वाइन करता है उन स्वरों को जो कि क्रिएट होता है एक सिलेबल के रूप में मित्रों। इट इज़ वन यूनिट ऑफ साउंड इन इंग्लिश, ये एक वन यूनिट साउंड के रूप में, ध्वनि के रूप में इंग्लिश में होता है। सिलेबल ज्वाइन कॉन्सोनेंट एंड वाबल्स टू फ्रॉम वर्ड्स फार्म वर्ड्स, यानी कि दो तरह से वर्ड्स का प्रयोग इसमें होता है, जिसमें कि वाबल और कॉन्सोनेंट दोनों तरह से वर्ड्स इसमें प्रयोग किए जाते हैं। सिलेबल कैन हैव मोर देन वन लेटर्स, हाउएवर ए सिलेबल कैन नॉट हैव मोर देन वन साउंड, जिसका कि एक ही ध्वनि उत्पन्न होती है इन शब्दों से मिलाकर के मित्रों। दे कैन हैव मोर देन वन कॉन्सोनेंट एंड मोर देन वन वाबल, यानी एक से अधिक कॉन्सोनेंट और एक से अधिक स्वर इसमें पाए जाते हैं। साथ साथ हाउएवर द कॉन्सोनेंट हैव एंड वाबल दैट क्रिएट द सिलेबल कैन नॉट मेक मोर देन वन साउंड, ये एक साथ में मिलकर के जो कि एक ध्वनि नहीं दे सकते हैं, फिर भी इसमें एक ध्वनिता पाई जाती है। ए सिलेबल इज ओनली वन साउंड, जो सिलेबल होता है उसमें केवल एक ही ध्वनि की बात की जाती है मित्रों। सिलेबल आर फॉर्म्स व्हेन ए वाबल्स पेयर विथ ए कॉन्सोनेंट टू क्रिएट यूनिट ऑफ साउंड, एक यूनिट ऑफ, एक जो ध्वनि का जो संघ होता है, जो सात ध्वनियाँ होती हैं उनकी एक साथ भागीदारी के रूप में इसको समझते हैं। सम वर्ड्स हैव वन सिलेबल मोनोसिलेबिक एंड सम वर्ड्स हैव मेनी सिलेबल्स, यानी कि पॉलीसिलेबिक, यानी पॉलीसिलेबिक और मोनोसिलेबिक के रूप में हम इसको जानते हैं मित्रों। तो ये हमको पढ़ना भी बहुत आवश्यक है। अब हम इसके पश्चात देखेंगे, ये जो अगला क्वेश्चन आपका है, हाउ इज थीम डिफरेंट फ्रॉम मॉरल। देखेंगे इस क्वेश्चन को, हाउ इज थीम डिफरेंट फ्रॉम मॉरल। तो इसमें देखेंगे जो थीम होता है, द थीम ड्राइव्स हैव द सेंट्रल मैसेज, ये केंद्रीय सूचना को देता है, केंद्रीय संकेत को बताता है, मैसेज को बताता है मित्रों। तो थीम डिफरेंस फ्रॉम मॉरल, द राइटर्स वुड लाइक टू कन्वी, इसको राइटर्स कन्वी करते हैं। और जो मॉरल होता है, द मॉरल इज ए स्पेसिफिक लेसन दैट द ऑथर इज ट्राइंग टू टीच, जो लेखक समझाना चाहता है, बताना चाहता है, उसको हम मॉरल के रूप में जानते हैं। और थीम जो होता है मित्रों, वो थीम जो है ड्राइव्स होम टू
सेंट्रल मैसेज, एक केंद्रीय संदेश वाहक होता है, केंद्रीय संदेश को देने वाला होता है। और जो मॉरल होता है वो लेखक व कवि का मुख्य जो है कथन होता है जो वो कहना चाहता है। दोनों में यही अंतर होता है मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, डिस्कस वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन मित्रों, कि इस पर डिस्कस करें कि वर्ड्सवर्थ ये पोएट ऑफ नेचर कहे जाते हैं, पोएट ऑफ नेचर के रूप में माने गए हैं। तो प्रकृति के कवि के रूप में वर्ड्सवर्थ को कहा गया है मित्रों। यदि हम इनकी पोएट्री को पढ़ेंगे तो ये इनकी पोएट्री जो है पूरी तरह से प्रकृति से ओतप्रोत है। इसमें जो है प्रकृति के चित्रों का चित्रात्मक वर्णन इसमें किया गया है, इसलिए वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा गया है। ये हमें पूरी तरह से समझना है मित्रों। हाँ, तो देखेंगे इसमें मित्रों, वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर, यानी वर्ड्सवर्थ को एक पोएट ऑफ नेचर कहा गया है, यानी प्रकृति के कवि के रूप में कहे गए हैं वर्ड्सवर्थ। तो इनके विषय में हमको समझना है मित्रों। तो हम यहाँ पर आपको बताते चलें वर्ड्सवर्थ के विषय में, ये पोएट ऑफ नेचर क्यों कहे गए, कि एज ए पोएट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ स्टैंड सुप्रीम। एक पोएट ऑफ नेचर के रूप में, एक सुप्रीम के रूप में हम इनको कवियों में जानते हैं पूरी तरह से, जो कि प्रकृति के करीब में माने गए हैं मित्रों। ही इज़ द वर्शिपर ऑफ नेचर, क्योंकि एक प्रकृति के पुजारी कहे गए हैं मित्रों पूरी तरह से। नेचर प्रिस्ट और नेचर के एक पुजारी के रूप में इनको जाना गया है मित्रों। ही गेव टू नेचर एन इंडिपेंडेंट स्टेटस इन पोएट्री, एक निर्भरता से युक्त चीज़ें पोएट्री में प्रदान किया है नेचर के रूप में, एक स्तर के रूप में इन्होंने मित्रों। तो इस तरह से हम इनको जो है पूरी तरह से एक पोएट ऑफ नेचर के रूप में समझ सकते हैं। तो ये हमको पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसके पश्चात देखेंगे जो आपका अगला क्वेश्चन है, राइट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में रहेगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में रहेगा मित्रों। राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ विलियम शेक्सपियर, यानी कि विलियम शेक्सपियर के लिए आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना है। विलियम शेक्सपियर ने जो लिखा है उसको पूरी तरह से अप्रिसिएशन, यानी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड, लेट मी नॉट टू ए मैरिज ऑफ ट्रू माइंड जो पोएम लिखी है, इसका आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना होगा पूरी तरह से मित्रों। एक आलोचनात्मक अप्रिसिएशन आपको लिखना है यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आपको राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो मिल्टन जी ने लिखा है, मिल्टन की जो पोएम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, इस पर आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना होगा, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में होगा मित्रों पूरी तरह से। फिर इसके पश्चात जो है राइट ए क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रॉबर्ट, ये जो है आपका जो ये पोएम है, पोएम प्रेजेंट्स इन अब्सेंस, यानी प्रेजेंस इन अब्सेंस जो पोएम आपकी है, इसका भी कंपोज बाई जॉन डॉन के द्वारा जो लिखी गई है, इसका भी आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना होगा। सब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में होंगे मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन जो आपका 4 है, इसमें राइट ए सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चार्ड, यानी कंट्री चर्चार्ड के रूप में जो लिखी गई पोएम है, इस एलिजी को जो है एक सेंट्रल आइडिया के रूप में आपको लिखना है मित्रों। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 5 में राइट द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम द वर्ड इज सो मच विथ अस, अर्थात ये विश्व हमारे लिए कैसा है, बहुत पर्याप्त रूप में है। कंपोज बाय विलियम वर्ड्सवर्थ ने जिसको लिखा हुआ है, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम है। तो इसका भी आपको क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखना होगा मित्रों। अब हम इसके पश्चात जो है जो आपसे एक्सप्लेनेशन पूछा जाएगा, उस एक्सप्लेनेशन के लिए आप पूरी तरह से समझ लें। इसमें एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन, ये चीज़ें लिखनी होती हैं, जिसमें कि आप रेफरेंस लिखते हैं और रेफरेंस के पश्चात कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं और उसके पश्चात एक्सप्लेनेशन लिखते हैं मित्रों। तो इसमें जो है ट्रू लव बाय विलियम शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ जो ट्रू लव है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको आपको पूरी तरह से लिखना होगा। मैं प्रत्येक पोएम को एक्सप्लेन करूँगा और आपको उस वीडियो के माध्यम से आपको ये सारी चीज़ें मिल पाएंगी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यानी हिज ब्लाइंडनेस बाय जॉन मिल्टन का लिखा हुआ ये पोएम आपको पूरी तरह से
पढ़ना है, लिखना है, आपकी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस, ये बाई विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई पोएम है, जिसको भी आपको पूरी तरह से पढ़ करके जाना है, पूरी तरह से समझना है इसको। फिर है इसके पश्चात माई लास्ट डचेज बाई रॉबर्ट ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखा हुआ माई लास्ट डचेज जो है ये भी आपको लिखना होगा मित्रों। द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक, यानी जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक का लिखा हुआ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक जो ये पोएम है आपकी माई लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्राक के बारे में टी.एस. एलियट ने लिखा है मित्रों। इसको भी आपको पूरी तरह से पढ़ना है। तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पोएम हैं, जिनको कि आपको पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। तो मैं चाहूँगा मित्रों कि पूरी ही तरीके से आप तैयारी करके परीक्षा में अपीयर हों, परीक्षा में जाएँ, जिससे पूरे ही अंक को आप प्राप्त कर पाएँ। तो मैं इसके साथ चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य प्रेषित करें तथा कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रक्रिया को अवश्य प्रेषित किया करें मित्रों, जिससे मैं आपको उस तरह का वीडियो प्रदान कर पाऊँ, दे पाऊँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय